हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आशा करते हैं कि आप सब अच्छे ही होंगे। आप सबको पता है कि हम इस टाइम एनसीईआरटी की बुक चला रहे हैं, जो है साइंस की। इसका हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर अच्छे से कंप्लीट किया था और आप सबको समझ में भी आया होगा। तो आज हम इसका सेकंड चैप्टर करने जा रहे हैं, जो कि है भोजन के घटक। तो अगर आप नोट्स बना लें तो अच्छी बात है, नोट्स बना लें तो इससे ज़्यादा समझ में आएगा, जिससे आप बाद में भी पढ़ सकते हैं, या तो आप वीडियो देख के भी कर सकते हैं इसको ऐसे ही। तो चलो किसी बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 2, भोजन के घटक। अध्याय 1 में हमने उन खाद्य पदार्थों की सूची बनाई थी। अध्याय 1 में हमने उन खाद्य पदार्थों की सूची बनाई थी जिन्हें हम खाते हैं। भारत के विभिन्न भागों में खाए जाने वाले भारत में खाए जाने वाले विभिन्न विभिन्न व्यंजकों के बारे में हमने बताया था तथा इन्हें मानचित्र में अंकित किया गया था। एक प्रकार के भोजन में चपाती, दाल और बैंगन का भरता हो सकता है। एक प्रकार के भोजन में चपाती, दाल और बैंगन का भरता हो सकता है, तो दूसरे में चावल, सांभर तथा भिंडी हो सकती है तथा दूसरे में चावल, सांभर तथा भिंडी हो सकती है। इसके अतिरिक्त अन्य भोजन में अप्पम, मछली तथा सब्जियां हो सकती हैं। क्रियाकलाप 1। आमतौर पर हमारे आहार में अन्न से बना कम से कम एक व्यंजक होता है। आमतौर पर हमारे आहार में अन्न से बना कम से कम एक व्यंजक होता है। दूसरे खाद्य पदार्थों में दाल या मांस का कोई व्यंजक तथा सब्जी हो सकती है। इसमें दही, मट्ठा, अचार भी शामिल हो सकते हैं। इसमें दही, मट्ठा तथा अचार भी शामिल हो सकते हैं। इस तरह के आहार के कुछ उदाहरण सारणी 2.1 में दिए गए हैं। इस तरह के आहार के कुछ उदाहरण सारणी 1.2 में दिए गए हैं। अध्याय 1 में प्रस्तावित क्रियाकलाप 2 में आपके द्वारा सारणी में दर्शाए गए व्यंजक छांटिए। इस सूची में कुछ अन्य व्यंजक जोड़िए तथा इसे सारणी 2.1 में दर्शाई गई विधि से पूरा कीजिए तथा इसे सारणी 2.1 में दर्शाई गई विधि से पूरा कीजिए। कभी कभी हम अपने भोजन में वस्तुतः इन सभी व्यंजकों को नहीं ले पाते हैं। कभी कभी हम अपने भोजन में वस्तुतः इन सभी व्यंजकों को नहीं ले पाते हैं। यदि हम यात्रा में हो तो हम वही खा लेते हैं जो रास्ते में उपलब्ध होता है। यदि हम रास्ते में हो तो तब हम वही खा लेते हैं जो रास्ते में उपलब्ध होता है। हम में से कुछ लोगों के लिए यह संभव नहीं हो पाता कि इस तरह के विधिक व्यंजक हर समय खा सकें। आहार में विभिन्न खाद्य पदार्थों के इस तरह के वितरण का कोई ना कोई आधार होना चाहिए। इस तरह के विभिन्न खाद्य पदार्थों के इस तरह के वितरण कोई ना कोई आधार होना चाहिए। क्या हमारे शरीर को विशेष प्रयोजन के लिए विभिन्न प्रकार के भोजन की आवश्यकता होती है? क्या हमारे शरीर को विशेष प्रयोजन के लिए विभिन्न प्रकार के भोजन की आवश्यकता होती है? फिर आते हैं अपना 2.1, विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों में क्या होता है। इसको आप क्वेश्चन में भी लिख सकते हैं। तो चलो आगे स्टार्ट करते हैं। हम जानते हैं कि प्रत्येक व्यंजन
एक या एक से अधिक प्रकार की कच्ची सामग्री से बना होता है जो हमें पादपों, ये सारणी बनी है 2.1, विभिन्न क्षेत्रों और राज्यों के कुछ सामान्य भोजन। पंजाब, मक्के की रोटी, दाल में दाल माश व्यंजक, राजमा, सब्जियां, सरसों का साग, अन्य व्यंजक, दही, घी। आंध्र प्रदेश, चावल, अरहर की दाल तथा रसम, चारू। फिर है कुंदरू, मट्ठा, घी, अचार। फिर आते हैं या जंतु से मिलते हैं, या जंतु से मिलते हैं। इस कच्ची सामग्री के संघटक क्या हैं? इस कच्ची सामग्री के संघटक क्या हैं? इस कच्ची सामग्री से हमारे जीवन के लिए कुछ आवश्यक घटक होते हैं। इस कच्ची सामग्री में हमारे शरीर के लिए कुछ आवश्यक घटक होते हैं। इन घटकों को हम पोषक कहते हैं। हमारे भोजन में मुख्य रूप से भोजन में मुख्य पोषक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण हैं। हमारे भोजन में मुख्य पोषक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण हैं। इसके अतिरिक्त हमारे भोजन में रुक्षांश तथा जल भी शामिल हैं। जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता होती है। क्या सभी खाद्य पदार्थों में ये सभी पोषक उपलब्ध होते हैं? कुछ साधारण विधियों से हम यह जान सकते हैं कि कच्ची सामग्री या पके हुए भोजन में कौन सा एक या अधिक पोषक उपस्थित हैं। कच्ची सामग्री या पके हुए भोजन में कौन सा एक या एक से अधिक पोषक उपस्थित है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के परीक्षण अन्य पोषकों के परीक्षणों की अपेक्षा सरल हैं। आइए हम परीक्षणों को करके प्रक्षेपण को सारणी 2.1 में लिखें। इन परीक्षणों को करने के लिए आवश्यक आयोडीन, कॉपर सल्फेट तथा कास्टिक सोडा विलयनों की आवश्यकता होती है। इन परीक्षणों को करने के लिए आपको आयोडीन, कॉपर सल्फेट तथा कास्टिक सोडा विलयनों की आवश्यकता होती है। आपको कुछ परखनली तथा ड्राफर की भी आवश्यकता होगी। आपको कुछ परखनलियों तथा एक ड्राफर की आवश्यकता भी होगी। इन परीक्षणों को पके हुए भोजन तथा कच्ची सामग्री पर करें। इन परीक्षणों से प्राप्त प्रक्षेपणों को सारणी 2.2 में दर्शाए गए तरीके से लिख सकते हैं। इन परीक्षणों से प्राप्त प्रक्षेपणों को सारणी 2.2 में दर्शाए गए तरीके से लिख सकते हैं। इस सारणी में कुछ खाद्य पदार्थ दर्शाए गए हैं। अपना परीक्षण इन पर या किसी अन्य उपलब्ध खाद्य पदार्थ पर कर सकते हैं। इन परीक्षणों को सावधानी से कीजिए और किसी भी रसायन को खाने या चखने का प्रयास मत कीजिए। इन परीक्षणों को सावधानी से कीजिए और किसी भी रसायन को खाने या चखने का प्रयास मत कीजिए। यदि आपको आवश्यक विलयन तत्काल उपलब्ध नहीं है तो आपके अध्यापक निम्न विधि से इन्हें तैयार करा सकते हैं। आइए विभिन्न खाद्य पदार्थों की जांच करके देखें कि किसमें कार्बोहाइड्रेट उपस्थित है। कार्बोहाइड्रेट कई प्रकार के होते हैं। हमारे शरीर में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट मंड तथा शर्करा के रूप में होते हैं।
तनु का विलयन बनाने के लिए जल से आधी भरी फरक नली में कुछ बूंद टिंचर आयोडीन को मिला दीजिए। कॉपर सल्फेट विलयन 100 मिलीलीटर जल में 2 ग्राम कॉपर सल्फेट घोलने से बन जाता है। 100 मिलीलीटर जल में 10 ग्राम कास्टिक सोडा घोलने से हमें अभीष्ट कास्टिक सोडा विलयन मिल जाएगा। यदि किसी खाद्य पदार्थ में मंड है तो हम इसका आसानी से परीक्षण कर सकते हैं। यदि किसी खाद्य पदार्थ में मंड है तो हम इसका आसानी से परीक्षण कर सकते हैं। क्रियाकलाप 2 मंड के लिए परीक्षण। परीक्षण के लिए खाद्य पदार्थ या कच्ची सामग्री की अल्प मात्रा लीजिए। परीक्षण के लिए खाद्य पदार्थ या कच्ची सामग्री की अल्प मात्रा लीजिए। इसमें तनु आयोडीन की 2 या 3 बूंद डालिए। चित्र 2.1 खाद्य पदार्थ के रंग में होने वाले परिवर्तन को देखिए। खाद्य पदार्थ के रंग में होने वाले परिवर्तन को देखिए। क्या यह नीला या काला हो जाएगा? क्या यह नीला या काला हो गया है? यह नीला या काला रंग मंड की उपस्थिति दर्शाता है। यह नीला या काला रंग मंड की उपस्थिति दर्शाता है। यह चित्र रहा 2.1 मंड के लिए परीक्षण। आते हैं अपने नए ग्राफ में। इस परीक्षण को किसी अन्य खाद्य पदार्थ के साथ दोहराइए और जांच कीजिए कि इसमें मंड है। इस परीक्षण को किसी अन्य खाद्य पदार्थ के साथ दोहराइए और जांच कीजिए कि किसमें मंड है। अपने परीक्षणों को सारणी 2.2 में लिखिए। अपने परीक्षणों को सारणी 2.2 में लिखिए। प्रोटीन के लिए परीक्षण। प्रोटीन के लिए परीक्षण के लिए किसी खाद्य पदार्थ की थोड़ी मात्रा लीजिए। प्रोटीन के परीक्षण के लिए किसी खाद्य पदार्थ की थोड़ी मात्रा लीजिए। जिस खाद्य पदार्थ का परीक्षण करना है यदि वह ठोस है तो पहले उसका पेस्ट अथवा चूर्ण बनाने की आवश्यकता होती है। यदि वह ठोस है तो पहले उसका पेस्ट अथवा चूर्ण बनाने की आवश्यकता होती है। खाद्य पदार्थ की थोड़ी मात्रा को पीस कर या मसल कर उसके चूर्ण को एक साफ फरक नली में डाल दें और 10 बूंद जल डालकर उसे अच्छी तरह हिलाएं। खाद्य पदार्थ की थोड़ी मात्रा को पीस कर या मसल कर उसके चूर्ण को एक साफ फरक नली में डाल दें और 10 बूंद जल डालकर उसे अच्छी तरह हिलाएं। अब ड्रॉपर की सहायता से फरक नली में 2 बूंद कॉपर सल्फेट का विलयन तथा 10 बूंद कास्टिक सोडा का विलयन डालिए। अब ड्रॉपर की सहायता से फरक नली में 2 बूंद कॉपर सल्फेट का विलयन तथा 10 बूंद कास्टिक सोडा का विलयन डालिए। चित्र 2.2 में देखें। अच्छी तरह हिलाकर कुछ मिनट के लिए फरक नली को रख दीजिए। अच्छी तरह हिलाकर कुछ मिनट के लिए फरक नली को रख दीजिए। आपने क्या देखा? फरक नली का क्या पदार्थ है? यह रहा आपका कास्टिक सोडा, कॉपर सल्फेट। चित्र 2.2 प्रोटीन के लिए परीक्षण। क्या फरक नली का पदार्थ बैंगनी रंग का हो गया है? बैंगनी रंग खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की उपस्थिति दर्शाता है। बैंगनी रंग खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की उपस्थिति दर्शाता है। अब आप इस परीक्षण को किसी दूसरे खाद्य पदार्थ के साथ दोहरा सकते हैं। वसा के लिए परीक्षण। खाद्य पदार्थ की अल्प मात्रा लीजिए। इसे एक कागज के टुकड़े में लपेटकर कूटिए। ध्यान रखें सारणी 2.2 खाद्य पदार्थ में उपस्थित पोषक तत्व ये आप देख सकते हैं।
और इसको आप बना भी सकते हैं, ध्यान रखें। कागज फट ना जाए। अब कागज को सीधा कीजिए और ध्यानपूर्वक देखिए। अब कागज को सीधा कीजिए और ध्यानपूर्वक देखिए। क्या इस पर तेल के धब्बे हैं? क्या इस पर तेल के धब्बे हैं? कागज को किसी प्रकाश के सामने लाएं। कागज को किसी प्रकाश के सामने लाएं। क्या आपको इस धब्बे से होकर आने वाला धुंधला प्रकाश दिखाई देता है? कागज पर तेल का धब्बा खाद्य पदार्थ में वसा की उपस्थिति दर्शाता है। कागज में तेल का धब्बा खाद्य पदार्थ में वसा की उपस्थिति दर्शाता है। खाद्य पदार्थ में कभी भी जल की कुछ मात्रा हो सकती है। खाद्य पदार्थ में कभी कभी जल की भी कुछ मात्रा हो सकती है। इस दशा में इन पदार्थों को कागज पर धीरे धीरे रगड़िए। इस दशा में इन पदार्थों को कागज पर धीरे धीरे रगड़िए और कुछ समय के लिए कागज को सुखा दीजिए। और कुछ समय के लिए कागज को सुखा दीजिए ताकि यदि खाद्य पदार्थ से कुछ जल आए तो वह सूख जाए। यदि खाद्य पदार्थ से कुछ जल आए तो वह सूख जाए। इसके बाद यदि कागज पर तेल का कोई धब्बा ना रहे इसके बाद यदि कागज पर कोई तेल का धब्बा ना रहे तो यह पता चलता है कि खाद्य पदार्थ में वसा उपस्थित नहीं है। यह परीक्षण क्या दर्शाते हैं? ये परीक्षण क्या दर्शाते हैं? क्या वसा, प्रोटीन तथा मंड उन सभी खाद्य पदार्थों में उपस्थित हैं जिनका आपने परीक्षण किया? क्या वसा, प्रोटीन तथा मंड उन सभी खाद्य पदार्थों में उपस्थित हैं जिनका आपने परीक्षण किया? क्या एक खाद्य पदार्थ में एक से अधिक पोषक तत्व उपस्थित होते हैं? क्या एक खाद्य पदार्थ में एक से अधिक पोषक तत्व उपस्थित होते हैं? क्या आपने कोई ऐसा खाद्य पदार्थ पाया जिसमें इनमें से कोई भी पोषक तत्व उपस्थित ना हो? क्या आपने ऐसा कोई खाद्य पदार्थ पाया जिसमें इनमें से कोई भी पोषक तत्व उपस्थित ना हो? हमने तीन पोषकों कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के लिए खाद्य पदार्थों का परीक्षण किया। विटामिन तथा खनिज लवण जैसे अन्य पोषक तत्व भी हमारे विभिन्न प्रकार पदार्थों में उपस्थित होते हैं। विटामिन तथा खनिज लवण जैसे अन्य पोषक भी हमारे विभिन्न खाद्य पदार्थों में उपस्थित रहते हैं। इन सभी पोषकों की हमें क्यों आवश्यकता होती है? इन सभी पोषकों की हमें क्यों आवश्यकता होती है? 2.2 विभिन्न पोषक हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं? कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। वसा से भी ऊर्जा मिलती है। वास्तविकता यह है कि कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा की समान मात्रा में अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। वसा और कार्बोहाइड्रेट भोजन को ऊर्जा देने वाला भोजन भी कहते हैं। आप ये सब देख सकते हैं खाने की सामग्री जो कच्ची है। कार्बोहाइड्रेट किस किस चीज़ से मिलता है? कार्बोहाइड्रेट के मुख्य स्रोत हैं ये, जैसे कि चावल, बाजरा, गेहूँ, मक्का, आम, तरबूज, पपीता, गन्ना, आलू, शकरकंदी, ये सभी कार्बोहाइड्रेट के मुख्य स्रोत हैं। और नीचे मूंगफली का तेल, गिरी और तिल, मांस, मछली, ये सभी वसा के कुछ पादप स्रोत, जंतु स्रोत हैं। ये देख सकते हो आप, प्रोटीन के हैं ये सब। प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि और स्वस्थ रहने के लिए होती है। प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि तथा स्वस्थ रहने के लिए होती है। प्रोटीन युक्त भोजन को प्रायः शरीर वर्धक भोजन कहते हैं। प्रोटीन युक्त भोजन को प्रायः शरीर वर्धक भोजन कहते हैं। चित्र 2.5 वो ऊपर था।
विटामिन रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। विटामिन रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। विटामिन हमारी आँख, अस्थि, दाँत और मसूड़ों को स्वस्थ रखने में भी सहायता करते हैं। विटामिन हमारी आँख, अस्थियों, दाँत और मसूड़ों को स्वस्थ रखने में भी सहायता करते हैं। विटामिन कई प्रकार के होते हैं जिन्हें हम अलग-अलग नामों से जानते हैं, जिनमें कुछ को विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। विटामिन के समूह को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। विटामिन के एक समूह को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। हमारे शरीर को सभी प्रकार के विटामिनों की अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। हमारे शरीर को सभी प्रकार के विटामिनों की अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। विटामिन ए हमारी त्वचा और आँखों को स्वस्थ रखता है। विटामिन ए हमारी त्वचा तथा आँखों को स्वस्थ रखता है। विटामिन सी बहुत से रोगों से लड़ने में मदद करता है। विटामिन डी हमारी अस्थियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। विटामिन डी हमारी अस्थियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। विभिन्न विटामिनों से भरपूर भोजन चित्र 2.6 से 2.9 में दिखाए गए हैं। जो चित्र ऊपर हैं ये आप सब देख सकते हैं। 2.5, 2.4, 2.8, 2.9 विटामिन डी के मुख्य स्रोत जो पहले ही बता चुके हैं हम। अब आते हैं अपना विटामिन, ये हैं जो खनिज के मुख्य स्रोत। हमारा शरीर भी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति से विटामिन डी बनाता है। फिर आते हैं अपना नीचे। हमारे शरीर को खनिज लवणों की आवश्यकता अल्प मात्रा में होती है। हमारे शरीर के खनिज लवणों को आवश्यकता अल्प मात्रा में होती है। शरीर के उचित विकास तथा अच्छे स्वास्थ्य के लिए हमारे शरीर के उचित विकास तथा अच्छे स्वास्थ्य के लिए ये प्रत्येक खनिज लवण आवश्यक है। विभिन्न खनिज लवणों के कुछ स्रोतों को चित्र 2.10 में दर्शाया गया है। अधिकांश खाद्य पदार्थों में एक से अधिक पोषक होते हैं। आपने सारणी 2.2 में प्रक्षेपण को लिखते समय इस बात को अवश्य ध्यान 2.2 में प्रक्षेपण को लिखते समय इस बात को अवश्य देखा होगा। फिर भी किसी कच्ची सामग्री में एक निश्चित पोषक की मात्रा दूसरे पोषकों की मात्रा से अधिक हो सकती है। उदाहरणतः चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा दूसरे पोषकों से अधिक होती है। फिर भी किसी कच्ची सामग्री में एक निश्चित पोषक की मात्रा दूसरे पोषकों की मात्रा से अधिक हो सकती है। उदाहरणतः चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा दूसरे पोषकों से अधिक होती है। इस आधार पर हम यह कह सकते हैं कि चावल कार्बोहाइड्रेट का समृद्ध भोजन है। इन पोषकों के अलावा हमारे शरीर को आहारी रेशों तथा जल की भी आवश्यकता होती है। इन पोषकों के अलावा हमारे शरीर को आहारी रेशों तथा जल की आवश्यकता होती है। आहारी रेशे रुक्षांश के नाम से भी जाने जाते हैं। हमारे खाने में रुक्षांश की पूर्ति मुख्यतः पादप उत्पादों से होती है। रुक्षांश के मुख्य स्रोत साबुन, खाद्यान्न, दाल, आलू, ताजे फल और सब्जियां हैं। रुक्षांश के मुख्य स्रोत साबुत खाद्यान्न, दाल, आलू, ताजे फल और सब्जियां हैं। रुक्षांश हमारे शरीर को कोई पोषक प्रदान नहीं करते हैं, फिर भी यह हमारे भोजन का आवश्यक अवयव हैं।
और इसका आयतन बढ़ा देते हैं। रुक्षांश बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में हमारे शरीर की सहायता करते हैं। रुक्षांश बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में हमारे शरीर की सहायता करते हैं। अब आते हैं अपने अगले पेज पे। जल भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने से हमारे शरीर की सहायता करता है। जल भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। कुछ स्रोत अपशिष्ट पदार्थों जैसे कि मूत्र तथा पसीने को शरीर से बाहर निकालने में सहायता करता है। जैसे कि मूत्र तथा पसीने को शरीर से बाहर निकालने में सहायता करता है। सामान्यतः हमारे शरीर को जितने जल की आवश्यकता होती है वह उतने उन वस्तुओं को प्राप्त करता है। वह हमें उन वस्तुओं से प्राप्त होता है जिन्हें हम द्रव रूप में लेते हैं जैसे जल, दूध और चाय आदि। इसके अतिरिक्त हम जो भी भोजन पकाते हैं उनमें भी पानी का प्रयोग किया जाता है। आइए देखें कि क्या कोई अन्य स्रोत हमारे शरीर को जल प्रदान करता है। आइए देखें कि क्या कोई अन्य स्रोत हमारे शरीर को जल प्रदान करता है। क्रियाकलाप 3। एक टमाटर अथवा नींबू जैसे कोई फल लें। इसे छोटे छोटे हिस्सों में काट लें। क्या ऐसा करते समय आपके हाथ गीले होते हैं? जब भी आपके घर में किसी फल या सब्जी को काटा, छीला या मसला जाता है तब ध्यानपूर्वक उसका निरीक्षण करें। जब भी आपके घर में किसी फल या सब्जी को काटा या छीला जाता है तो ध्यानपूर्वक उसका परीक्षण करें। क्या ऐसा करते समय आपको किसी ऐसे ताज़े फल या सब्जी के बारे में पता चलता है कि जिसमें पानी की मात्रा नहीं होती है? हम देखते हैं कि खाद्य पदार्थों में जल होता है। कुछ सीमा तक हमारे शरीर के लिए आवश्यक जलपूर्ति की इसी जल से होती जाती है। कुछ सीमा तक हमारे शरीर के लिए आवश्यक जल की पूर्ति इसी जल से पूर्ति होती जाती है। इसके अतिरिक्त कोई खाद्य पदार्थों को पकाते समय हम उसमें जल डालते हैं। 2.3 संतुलित आहार। सामान्यतः पूरे दिन में जो कुछ भी हम खाते हैं उसे आहार कहते हैं। हमारे शरीर की वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए आहार में वे सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में होने चाहिए जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता होती है। हमारे शरीर की वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए हमारे आहार में वे सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में होने चाहिए जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता होती है। कोई भी पोषक तत्व ना आवश्यकता से अधिक और ना ही कम। हमारे आहार में पर्याप्त मात्रा में रुक्षांश तथा जल भी होना चाहिए। इस तरह के आहार को संतुलित आहार कहते हैं। इस प्रकार के आहार को संतुलित आहार कहते हैं। क्या आप सोच सकते हैं कि प्रत्येक आयु वर्ग के लोगों को एक ही प्रकार के आहार की आवश्यकता होती है?
क्या आप यह भी सोचते हैं कि हमारा संतुलित आहार हमारे शारीरिक कार्य पर निर्भर करता है? क्या आप यह भी सोचते हैं कि हमारा संतुलित आहार हमारे शारीरिक कार्यों पर निर्भर करता है? एक सप्ताह की अवधि में आप जो भी खाते हैं, एक सप्ताह की अवधि में आप जो भी खाते हैं उसका एक चार्ट तैयार कीजिए। जाँच कीजिए कि प्रतिदिन जो भोजन आप करते हैं क्या उसमें सभी पोषक तत्व उपस्थित हैं? जाँच कीजिए कि प्रतिदिन जो भोजन आप करते हैं क्या उसमें सभी पोषक तत्व उपस्थित होते हैं? दालें, मूँगफली, सोयाबीन, अंकुरित बीज, मूँग व चना, किण्वित भोजन, दक्षिण भारत भोजन जैसे इडली, आटे का मिश्रण, मिस्सी रोटी, थेपेला अनाज व दालों से बना, केला, पालक, सत्तू, गुड़ उपलब्ध सब्जियां तथा इसी प्रकार के अन्य भोजन कई पोषक उपलब्ध कराते हैं। इसलिए कोई व्यक्ति अल्प व्यय में संतुलित आहार खा सकता है। इसलिए कोई व्यक्ति अल्प व्यय में भी संतुलित आहार खा सकता है। उचित प्रकार का भोजन करना ही पर्याप्त नहीं है। उचित प्रकार का भोजन प्राप्त करना नहीं है, इसे उचित तरीके से पाना भी चाहिए। इसे उचित तरीके से भी पाना चाहिए ताकि इसके पोषक तत्व नष्ट ना हों। पहली यह जानने के लिए उत्सुक है कि क्या जंतुओं के भोजन में भी ये सभी अवयव होते हैं और क्या उन्हें भी संतुलित आहार की आवश्यकता होती है? चलो जानते हैं अब। क्या आप जानते हैं कि पकाते समय कुछ पोषक नष्ट हो जाते हैं? क्या आप जानते हैं कि कुछ पोषक नष्ट हो जाते हैं? छिलका उतार कर यदि सब्जियों और फलों को धोया जाता है, छिलका उतार कर यदि सब्जियों और फलों को धोया जाता है तो यह संभव है कि उनके कुछ विटामिन नष्ट हो जाते हैं। सब्जियों और फल की त्वचा में कोई महत्वपूर्ण विटामिन तथा खनिज लवण होते हैं। सब्जियों और फलों की त्वचा में कई महत्वपूर्ण विटामिन तथा खनिज लवण होते हैं। चावल और दाल को बार-बार धोने से उनमें उपस्थित विटामिन और कुछ खनिज लवण अलग हो सकते हैं। दाल को बार-बार धोने से उनमें उपस्थित विटामिन और कुछ खनिज लवण अलग हो सकते हैं। हम सभी जानते हैं कि पकाने से भोजन का स्वाद बढ़ता है तथा इसे पचाने में आसानी होती है। इसके साथ पकाने में कुछ पोषक तत्वों को हानि भी हो सकती है। यदि भोजन पकाने में अत्यधिक जल का उपयोग किया जाता है और बाद में उसे फेंक दिया जाता है तो कई लाभदायक प्रोटीन तथा खनिज लवणों की हानि होती है। यदि भोजन में अत्यधिक जल को प्रयोग किया जाता है और बाद में उसे फेंक दिया जाता है तो लाभदायक प्रोटीन तथा खनिज लवणों की हानि हो जाती है। पकाने में विटामिन सी आसानी से गर्मी में नष्ट हो जाती है। क्या यह उचित नहीं होगा कि हम अपने आहार में दाल और कच्ची सब्जियों को सम्मिलित करें? क्या यह उचित नहीं होगा कि हम अपने आहार में फल और कच्ची सब्जियों को सम्मिलित करें? बोझों ने सोचा कि हर समय वसायुक्त खाना ही सर्वोत्तम भोजन है।
एक कटोरी कार्बोहाइड्रेट भोजन की अपेक्षा एक कटोरी कार्बो एक कटोरी कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन की अपेक्षा एक कटोरी वसा युक्त भोजन अधिक ऊर्जा देगा। एक कटोरी वसा युक्त भोजन अधिक ऊर्जा देगा। क्या ऐसा नहीं होता? क्या ऐसा नहीं होता? अतः उसने तली हुई चीज़ें, समोसा, पूड़ी, मलाई, रबड़ी, पेड़ा आदि प्रचुर वसायुक्त भोजन ही खाया और इसके अलावा कुछ नहीं खाया। अतः उसने तली हुई चीज़ें, समोसा, पूड़ी, मलाई, रबड़ी, पेड़ा आदि प्रचुर वसायुक्त भोजन ही खाया और इसके अलावा कुछ नहीं खाया। क्या आप सोचते हैं कि वह ठीक था? क्या आप सोचते हैं कि वह ठीक था? निसंदेह नहीं। इतना अधिक वसायुक्त भोजन हमारे शरीर के लिए बहुत हानिकारक हो सकता है, बहुत हानिकारक हो सकता है। हमारे भोजन में वसा की अधिक मात्रा मोटापे का कारण बनती है। हमारे भोजन में वसा की मात्रा अत्यधिक मोटापे का कारण बनती है। 2.4 अभावजन्य रोग। एक व्यक्ति खाने के लिए पर्याप्त भोजन पा रहा है। एक व्यक्ति खाने के लिए पर्याप्त भोजन पा रहा है, लेकिन कभी कभी उसके भोजन में किसी विशेष पोषक की कमी हो जाती है। लेकिन लेकिन कभी कभी उसके भोजन में किसी विशेष पोषक की कमी हो जाती है। यदि यह कमी लंबी अवधि तक रहती है, यदि यह कमी लंबी अवधि तक रहती है, तो वह व्यक्ति उसके अभाव से ग्रसित हो सकता है। तो वह व्यक्ति उसके अभाव से ग्रसित हो सकता है। एक या अधिक पोषक तत्वों का अभाव हमारे शरीर के रोगों अथवा विकृति उत्पन्न कर सकता है। एक या अधिक पोषक तत्व का अभाव हमारे शरीर में रोग अथवा विकृति उत्पन्न कर सकता है। वे रोग जो लंबी अवधि तक पोषकों के अभाव के कारण होते हैं, उन्हें अभावजन्य रोग कहते हैं। वे रोग जो लंबी अवधि तक पोषक के अभाव के कारण होते हैं, उन्हें अभावजन्य रोग कहते हैं। यदि कोई व्यक्ति अपने भोजन में पर्याप्त प्रोटीन नहीं ले रहा है, यदि कोई व्यक्ति अपने भोजन में पर्याप्त प्रोटीन नहीं ले रहा है, तो उसे कुछ रोग हो सकते हैं। जैसे वृद्धि का अवरुद्ध होना, चेहरे पर सूजन, बालों के रंग का उड़ना, त्वचा की बीमारियां और पेचिश आदि। यदि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों ही किसी व्यक्ति के आहार से एक लंबे समय तक अनुपस्थित रहे, तो उसकी वृद्धि पूरी तरह से अवरुद्ध हो जाएगी। यदि प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट दोनों ही किसी व्यक्ति के आहार में लंबे समय तक अनुपस्थित रहें, तो उसकी वृद्धि पूरी तरह से अवरुद्ध हो जाएगी। ऐसा व्यक्ति बहुत दुबला पतला हो जाएगा। वह इतना दुर्बल हो जाएगा कि चलने में भी असमर्थ होगा। विभिन्न विटामिनों और खनिज लवणों के अवयव से विभिन्न रोगों अथवा विकृतियां हो सकती हैं। विभिन्न विटामिनों और खनिज लवणों के अभाव से विभिन्न रोग, अवयव अथवा विकृतियां हो सकती हैं। इनमें से कुछ सारणी 2.3 में दर्शाए गए हैं। सभी अभावजन्य रोगों की रोकथाम संतुलित आहार लेने से की जा सकती है। इस अध्याय में हमने स्वयं से यह जानने की कोशिश की कि विभिन्न क्षेत्रों के भोजन में इतनी अधिक विविधता होते हुए भी आहार में पोषक तत्वों का विवरण सामान्य है। यह विवरण हमारे भोजन में आवश्यक पोषक तत्वों को उपस्थित सुनिश्चित करता है। इस अध्याय में हमने स्वयं से यह जानने की कोशिश की कि विभिन्न
आहार में पोषक तत्वों का विवरण सामान्य है। यह विवरण हमारे भोजन में आवश्यक पोषक तत्वों की उपस्थिति सुनिश्चित करता है। अब आगे के चैप्टर विटामिन और खनिज लवणों के अवयव के कारण होने वाले कुछ रोग। विटामिन ए से क्षणता, दृष्टिहीनता। लक्षण: कमजोर दृष्टि, अंधेरे रात में कम दिखाई देना, कभी कभी पूरी तरह दिखाई बंद हो जाना। विटामिन B1 बेरी-बेरी, दुर्बल पेशी और कम काम करने में की ऊर्जा में कमी। विटामिन सी स्कर्वी, मसूड़ों से खून निकलना, घाव भरने में अधिक समय लगना। विटामिन डी रिकेट्स, अस्थियों का मुलायम होकर मुड़ जाना। कैल्शियम, अस्थियों का दंतक्षय, कमजोर अस्थियां, दंतक्षय। आयोडीन घेंगा कैटकर, गर्दन की ग्रंथि का फूल जाना, बच्चों में मानसिक विकलांगता। लोहा, अरक्तता, कमजोरी। तो हमने जो पढ़े हैं, संतुलित आहार, बेरी बेरी, कार्बोहाइड्रेट, ऊर्जा, वसा, खनिज, पोषक और प्रोटीन, रुक्षांश, स्कर्वी, मंड, विटामिन। अब एक बार देख लेते हैं ये सारांश। हमारे भोजन में कुछ पोषक तत्वों के नाम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण हैं। इनके अतिरिक्त भोजन में आहारी रेशे तथा जल भी होते हैं। हमारे भोजन में मुख्य पोषक तत्वों में के नाम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण हैं। इसके अतिरिक्त भोजन में आहारी रेशे तथा जल भी होते हैं। कार्बोहाइड्रेट तथा वसा हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करते हैं। प्रोटीन तथा खनिज लवण की आवश्यकता हमारे शरीर की वृद्धि तथा अनुरक्षण के लिए होती है। प्रोटीन तथा खनिज लवण की आवश्यकता हमारे शरीर की वृद्धि तथा अनुरक्षण के लिए होती है। विटामिन हमारे शरीर को रोगों से रक्षा करने की में सहायता करते हैं। विटामिन हमारे शरीर को रोगों से रक्षा करने में सहायता करते हैं। संतुलित आहार में हमारे शरीर के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्वों तथा पर्याप्त रुक्षांश और जल उचित मात्रा में उपस्थित होते हैं। संतुलित आहार में हमारे शरीर के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्वों तथा पर्याप्त रुक्षांश और जल उचित मात्रा में उपस्थित होते हैं। हमारे आहार में लंबी अवधि तक एक अथवा अधिक पोषक तत्व की न्यूनतम से विशिष्ट रोग अथवा विकार उत्पन्न हो सकते हैं। तो हमारा यहीं पे सेशन कंप्लीट होता है और आगे के चैप्टर में जो आगे का हमारा चैप्टर है वो 3rd होगा, उसको कल करते हैं। फिर चैप्टर कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। अच्छा है तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना।